आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे। बिहार बस, बिहार बस, बिहार बस। साथियों, आज एक खास उद्देश्य से आप लोगों के बीच आया हूं। मैं आज बिहार के हर एक जिला, बिहार के हर एक प्रखंड, बिहार की हर एक पंचायत, संभवतः बिहार के हर एक गांव में जाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। उस प्रयास का कारण है ताकि बिहार के हर एक गांव में जाकर संभवतः हर एक व्यक्ति से मुलाकात कर उनको बिहार की परिस्थिति किस कारणवश उत्पन्न हुई है, इस बात की जानकारी उनसे साझा करना चाहता हूं। आप सब बिहार की बुद्धिमान जनता है, आप सबसे बिहार की परिस्थिति छुपी नहीं है, पर उस परिस्थिति का कारण क्या है, ये कारण आप लोगों से साझा करना चाहता हूं। आज भी अगर आजादी के 75 साल के बाद भी बिहार को पिछड़ा प्रदेश कहा जाता है तो कारण क्या है भैया इस पिछड़ेपन का? आज भी अगर बिहार के युवा मजबूर है दूसरे प्रदेशों में जाने के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, आज भी अगर बिहार के बुजुर्ग मजबूर है दूसरे प्रदेशों में जाने के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लाभ के लिए, तो इसका कारण क्या है भैया? भारत एक साथ आजाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए, तो क्या कारण है कि कहीं दिल्ली बंबई जैसे चमचमाते शहर बन गए और दूसरी तरफ मेरा बिहार प्रदेश जो आज भी पिछड़ा है, पिछड़ा है, पिछड़ा है, कब तक पिछड़ा रहेगा भैया? और क्या कारण है जिसकी वजह से बिहार पिछड़ा रहा? कौन से राजनीतिक दल है, कौन से ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने बिहार को पिछड़ा बनाए रखा? क्यों आज भी मूलभूत जरूरतों का अभाव हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या बना हो? जाकर देखिए दिल्ली बंबई जैसे शहरों में लोग मल्टीप्लेक्सेस की बात करते हैं, मेट्रो ट्रेन तो क्या बुलेट ट्रेन की वहां पर बात होती है। और वहीं हमारा प्रदेश देख लीजिए, आज भी हम लोग परेशान रहते हैं भैया कि कैसे मेरे आंगन में एक चापाकल गड़े, कैसे हमारे गांव में ट्रांसफार्मर आए, कैसे मेरे घर के सामने एक नली गली बने। क्यों हमारी सोच इतनी सीमित होकर रह गई? जहां देश दुनिया विकास की नई नई गाथाएं लिख रहे, क्या कारण है भैया कि आज भी हमारे प्रदेश में जब विकास की बात होती है तो नली गली चापाकल तक हमारी सोच आकर सीमित हो जाती है? क्यों नहीं हम लोग सोचते कि बिहार में कैसे बड़े बड़े उद्योग खुले? क्यों नहीं हम लोग सोचते कि बिहार में आईटी जॉब, आईटी सेक्टर आए? क्यों नहीं हम लोग सोचते कि बिहार में एजुकेशनल हब बने, शिक्षा के बड़े बड़े संस्थान यहाँ पर खुले? क्यों हमारे बच्चों को भैया आज भी जाना पड़ता है, कभी दिल्ली, कभी गुरुग्राम, कभी नोएडा, कभी बैंगलोर, कभी मुंबई? क्यों? मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई मुंबई का लड़का या लड़की बिहार आता हो शिक्षा के लिए। आप लोगों ने सुना क्या? कभी कोई दिल्ली का लड़का लड़की बिहार आया है रोजगार के लिए? तो फिर क्यों सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश आना पड़ता है? और तो और वहां जाते हैं हम लोग शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, पर वहां पर हम लोग को अपमानित किया जाता है, हम लोगों पर लाठियां जलाई जाती है, और तो और बिहारी शब्द तक को वहां पे गाली बना दिया गया। आप लोगों के घर परिवार का कोई बच्चा जो दिल्ली, बंबई, गुरुग्राम, बैंगलोर में काम करता होगा या पढ़ाई करता होगा, पूछिएगा उससे। बिहार के बच्चे बताने से घबराते हैं कि वो छुपाते हैं भैया, बताते नहीं है कि हम लोग बिहार से आए हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को अपमानित किया जाएगा, हम लोग को बेइज्जत किया जाएगा। और इतना होने के बावजूद बिहार सरकार खामोश रहती है। अनंत ऐसी घटनाएं जहां पर बिहारी युवा युवती, लड़के लड़कियों के ऊपर लाठियां जलाई गई, उन्हें बेरहमी से पीटा गया, उन्हें अपमानित किया गया, और तो और कई ऐसी घटनाएं हैं जहां पर उन्हें मौत के घाट तक उतार दिया गया, पर उस पर भी राज्य सरकार खामोश रहती है।
एक शब्द हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मुंह से नहीं निकलता ताकि दूसरे प्रदेशों में रह रहे बिहारियों का मनोबल बढ़े, ताकि उनको लगे कि भैया उनकी सरकार उनके साथ है। पहली बात तो आपकी नाकामी की वजह से बिहारी दूसरे प्रदेश में जाता है, वहां पर जाकर जब वो अपमानित होता, उसे पीटा जाता है, तो ऐसे में राज्य सरकार खामोश रहती है और उसके ऊपर यही सरकार दावे भरती है, दम भरती है भैया कि हम बिहार में विकास करेंगे। भाई पिछले 32-33 साल आप लोगों पर नहीं तो और किस पर हम लोगों ने विश्वास किया बताइए। आज की तारीख में जो बिहार में सरकार है, इन्हीं लोगों की सरकार रही है ना पिछले 33 सालों में। 90 के दशक से इन्हीं लोगों ने हम लोग के ऊपर शासन करने का काम किया, हम लोग के ऊपर सत्ता में रहने का इन लोगों ने काम किया। हम लोगों ने लालू जी, राबड़ी जी सबका शासन देखा, उसका विकल्प बनकर आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। आज उन्हीं के साथ मिलकर वो सरकार चला रहे हैं। पिछले 18 साल से इनका भी शासन हम लोगों ने देखा, पर बदले में भैया क्या मिला हम लोग को बताइए, क्या मिला हम लोग को? आज भी बिहार वही बदहाल परिस्थिति में। जाकर देख लीजिए गांव के हालात क्या है, जाकर देख लीजिए शिक्षा के हालात क्या है, प्राइमरी विद्यालयों के हालात देख लीजिए, प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्रों के हालात देख लीजिए। वही जर्जर स्थिति जो 90 के दशक में जैसी परिस्थिति थी, वही परिस्थिति आज 21वीं सदी में भी बनी है। और उसके बाद पुनः ये लोग आते हैं और कहते हैं भैया हम लोग को वोट दीजिए, और अगर वोट नहीं मिलता इन लोगों को तो जोड़ तोड़ की राजनीति में लग जाते हैं। कभी इसकी कृपा पे मुख्यमंत्री, कभी उसकी कृपा पे मुख्यमंत्री, कभी इसको वोट बैंक बनाना, कभी उसको वोट बैंक बनाना, कभी लव, कभी कुश, कभी कोरी, कभी कुर्मी, कभी अगड़ा, कभी पिछड़ा, कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी महिला, कभी पुरुष, सिर्फ जाति में बांट कर इन लोगों ने अपनी राजनीति। जबकि हकीकत है भैया, और ये बिहार में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई एक फर्क है, कोई एक भेद है, तो वो इतना कि एक अमीर जो अमीर होता जा रहा है, दूसरा गरीब जो गरीब होता जा रहा है। और इस गरीब जाति में हर जात पात धर्म मजहब के लोग, जब तक सबको साथ लेकर हम लोग चलने की बात नहीं करेंगे, तब तक सही मायनों में हम लोग विकसित बिहार की कल्पना नहीं कर सकते। जब तक बिहार में अच्छी शिक्षा नहीं आएगी, जब तक बिहार के युवा शिक्षित नहीं होंगे, जब तक पढ़ लिख कर हम लोग अपने अधिकारों को नहीं जानेंगे, तब तक हम लोग को ये लोग इसी तरीके से जात पात धर्म मजहब में बांटते रहेंगे। बांटिए मुख्यमंत्री जी, आपने बांटा, हम बटे भी, पर अगर बदले में हम लोग को कुछ मिलता तो हम लोग को इस बात का तो संतोष होता भैया कि एक बिहारी को दूसरे बिहारी से आपने बांटा, पर बदले में कुछ दिया। यहाँ तो आपने जाति की राजनीति भी की, धर्म की आपने राजनीति भी की, और बदले में जब हम लोग की विकास की बात आई तो आपने सिर्फ हम लोग के ऊपर लाठी चलाने का काम किया। आज बिहार के युवा सड़क पर जाते हैं, रोजगार की मांग के लिए तो लाठी चलाई जाती है। आज बिहार के युवा बेहतर शिक्षा की बात करते हैं, जब बोलते हैं भैया कि डिग्री के कोर्स समय पर पूरा हो, जब उसकी लड़ाई लड़ने जाते हैं तो बदले में लाठी मिलती है। कितने साल में पूरा होता है यहाँ पे कोर्स? 3 साल का कोर्स कितने साल में पूरा होता है? 5 साल, 6 साल। युवा अपनी जिंदगी का सबसे सुनहरा पल, सबसे सुनहरे साल सिर्फ डिग्री हासिल करने में बिता देते, और ये परिस्थिति दशकों से बनी हुई है, कब तक बनी रहेगी? आज ये आग्रह करने आप लोग के बीच आए। जितने राजनीतिक दल, जितने राजनेता यहाँ पर आते हैं, विकास की बात करेंगे, विकास के काम करेंगे, पूछिए उनसे भैया क्या किया आज तक आपने? आज भी बिहार में वही बदहाल परिस्थिति बनी हुई। आज जब यहाँ दरभंगा में खड़ा, भाई कौन नहीं जानता कि बाढ़ सुखाड़ से पूरा बिहार पीड़ित रहता है। आधा बिहार जहाँ बाढ़ में डूबा रहता है, वहीं आधा बिहार सुखाड़ में डूबा रहता है। मैं भाई कोई भविष्य वक्ता नहीं, पर आज मैं यहाँ से भविष्यवाणी करके जाता हूँ कि वो दिन दूर नहीं, आज से 2 महीने 3 महीने के बाद देखिएगा, जुलाई अगस्त आते आते तक आधा बिहार बाढ़ से डूबा होगा और आधा बिहार सुखाड़ से डूबा होगा। और पुनः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपना उड़न खटोला निकालेंगे
और हवाई निरीक्षण पे निकल जाएंगे। भाई पिछले 18 साल से यही इनका हवाई निरीक्षण चल रहा है, पर जिस तरीके से भ्रष्टाचार की देन इनकी योजनाएं चलती है, साल दर साल तटबंधों का निर्माण होता है, एक बरसात आती नहीं है कि पूरा पानी कटाव के रास्ते से पंचायतें होते होते गांव घर में घुसने लगता है। कहां जाता है भैया ये तटबंध निर्माण का पैसा? सालों साल हजारों करोड़ रुपए इन तटबंधों के निर्माण पे खर्च किए जाते हैं, तो क्यों एक बरसात में ये तटबंध टूट जाते हैं? सब भ्रष्टाचार की। आज आप ही लोग मुझे बताइए, आप लोग का कोई ऐसा सरकारी काम है जो यहाँ पे अधिकारियों को बिना घूस दिए होता है कोई काम बिना घूस दिए? ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सुशासन है। इसीलिए साथियों आग्रह करने आए आज भैया, चिराग पासवान गांव गांव जा रहा है, घर घर जा रहा है, जहां कोई घटना घट रही है सबसे पहले चिराग पासवान हमारी पार्टी के नेता वहां पे पहुंचने का काम कर रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान चाहता है कि बिहार एक विकसित राज्य बने। और आज इसी वजह से पूरी सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बड़ी बड़ी शक्तियां आज चिराग पासवान को खत्म करना चाहती है। क्या कसूर है भैया चिराग पासवान का, बताएं? क्या कसूर है? चिराग पासवान के पास कोई आय से ज्यादा संपत्ति है क्या? कोई कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा चल रहा है हमारे खिलाफ? तो चिराग पासवान के खिलाफ अगर कोई मुकदमा नहीं है तो कैसे चिराग पासवान को तोड़ा जाए? उसके लिए रणनीति बनाई गई, उसके लिए बड़ी बड़ी शक्तियां बैठकर उन्होंने रणनीति बनाई कि चिराग पासवान को उसके परिवार से अलग कर दो, चिराग पासवान टूट जाएगा, पर नहीं टूटा चिराग पासवान। उसके बाद इन्होंने रणनीति बनाई कि इसको इसकी पार्टी से निकालकर बाहर फेंक दो, चिराग पासवान टूट जाएगा, नहीं टूटा चिराग पासवान। उसके बाद इन्होंने रणनीति बनाई कि चिराग पासवान का सामान इसके घर से इसकी बूढ़ी नानी माँ के साथ सड़क पर फेंक दो, चिराग पासवान टूट जाएगा, नहीं टूटा चिराग पासवान। क्योंकि जो लोग सोचते हैं भैया कि चिराग पासवान इतनी आसानी से टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है भैया, ना टूटने वाला हूं ना झुकने वाला हूं, और डरता तो भाई मैं किसी से नहीं हूं। जितनी ताकत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनकी सरकार को आजमानी है, आजमा ले। मैं भी सर पे कफन बांध के निकला हूं कि जब तक बिहार को बना दूंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। आज चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करता है। मैं चाहता हूं कि इस सोच की वजह से बिहार एक विकसित राज्य बने। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में बिहार से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान, भले वो शिक्षा की समस्या हो, भले वो रोजगार की समस्या हो, भले वो बिहार में कैसे राजस्व को बढ़ाया जाए, भले वो बिहार में प्रति व्यक्ति आय को कैसे बढ़ाया जाए, भले वो बिहार में उद्योग कैसे लगाए जाए, भले वो बिहार में टूरिज्म को कैसे बढ़ाया जाए, बिहार के युवाओं को कैसे उनके अधिकार मिले, बुजुर्गों को कैसे सम्मान और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिले, इन तमाम बातों का जिक्र विस्तार से हम लोगों ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में हम लोगों ने किया। और मुझे गर्व है कि मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी अपने जीवन की अंतिम घड़ियों में जब संभवतः उनको अपनी स्वास्थ्य की ज्यादा चिंता करने की जरूरत है, उस वक्त भी वो बिहार और बिहारियों की चिंता कर रहे। उस वक्त ना सिर्फ वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट का निर्माण कर रहे थे, बल्कि वो कोरोना का एक ऐसा काल चल रहा था जब तमाम बिहारी मजदूर जो दूसरे प्रदेशों में रहते हैं पैदल सैकड़ों हजारों किलोमीटर की यात्रा करके अपने प्रदेश आने के लिए मजबूर थे। उस वक्त हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने खाद्य मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालते हुए वो योजना को लेकर आए ताकि कोई बिहारी कहीं पर भी हो, कोई देशवासी कहीं पर भी हो, कम से कम उसको राशन की कठिनाई ना आए, राशन की उसको समस्या नहीं आए। और आज हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जाने के 2 साल के बाद भी उनकी बनाई हुई योजना
प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना की वजह से देश में 81 करोड़ लोगों को आज भी मुफ्त में राशन मिल रहा है। ये सोच हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की, और वही सोच का एक बड़ा हिस्सा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। इसीलिए साथियों आज आप लोग के लिए यहाँ ये आग्रह करने आया, कई नेता, कई राजनीतिक दल, और अब तो भैया चुनाव का समय है, धीरे धीरे लोकसभा, विधानसभा, सब चुनाव में कई नेता, कई राजनीतिक दल आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, सब बोलेंगे कि भैया हम पे भरोसा करें, चाची हमको वोट देना, सब आकर बोलेंगे। पूछिएगा उन लोगों से कि इन 32 सालों में ये लोग क्या किए, पूछिएगा क्यों आज भी हमारे बिहार के बच्चे दूसरे प्रदेशों में जाने के लिए मजबूर हैं, पूछिएगा कि आप लोगों के स्वास्थ्य केंद्र के हालात इतने बदतर क्यों हैं, टीचर विद्यालय में और डॉक्टर केंद्रों में क्यों नहीं जाते। ये तमाम सवाल उन लोगों से पूछिएगा जो बिहार में विकास की बात करने का दम भरते हैं। अंत में साथियों यही आग्रह करके आप लोगों से जाऊंगा, चिराग पासवान एक ईमानदार कोशिश कर रहे हैं, मैं एक ईमानदार पहल कर रहा हूँ, बिहार के गांव-गांव जाकर व्यक्ति व्यक्ति से मिलकर उनकी समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास कर रहा हूं, पर मैं जानता हूं कि मेरी भी सीमाएं, अकेला चिराग पासवान कुछ नहीं कर सकता, अकेला चिराग पासवान लाख चाहे तब भी बिहार को विकसित नहीं बना सकता। उसके लिए चिराग पासवान को सबके साथ